और ये जो आज की थीम है एजुकेशन फॉर विकसित भारत, और कभी भी प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि मैं बनाऊंगा या कोई पार्टी बनाएगी। कौन बनाएगा? यहाँ के जितने भी लोग हैं, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, है ना, और युवा वर्ग है, सभी क्षेत्र के लोग हैं, वो उनके सामूहिक संकल्प से ही यह बन सकता है। कोई सरकार में प्राइम मिनिस्टर अकेले बना दे या भारतीय जनता पार्टी अकेले बना दे, ऐसा नहीं है। जब पूरा समाज का हर वर्ग खड़ा होकर इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा कि इस देश को विकसित भारत ग्लोबल लीडरशिप के रूप में लेके जाएंगे, तभी यह संभव है। और दूसरी बात क्या है, कोई भी, अभी जैसे संदीप जी ने भी कहा, कुछ लोग हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। वो व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर पूरी कैपेसिटी हो, जिसके अंदर वो जील हो, जिसके अंदर वो कमिटमेंट हो, जिसके अंदर वो संकल्प हो और जिसके अंदर वो गुण हो। और मनुष्य में दो गुण सबसे महत्वपूर्ण है, एजुकेशन और हेल्थ, है ना। अगर प्रॉपरली एजुकेटेड व्यक्ति है और स्वास्थ्य के हिसाब से वह अच्छी तरह से उसका स्वस्थ जीवन है, तभी वह जीवन में कुछ कर सकता है। इसके लिए यह दोनों बड़े महत्वपूर्ण, अच्छे एम्पावर्ड सिटीजनशिप के लिए ज़रूरी है। और एम्पावर्ड सिटीजनशिप के जो सिटीजन है वही लोग देश की प्रगति में आगे काम कर सकते हैं। और यह भी नहीं है कि केवल हेल्थ के ऊपर ही फोकस कर दें। अब हम इतिहास के कई लोगों को देखते हैं कि मैं पीछे पढ़ रहा था, स्पार्टा की जो देख रहे थे कि उन्होंने केवल फोकस किया कि अगर शरीर से मनुष्य स्वस्थ है, स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, तो वह ग्लोबल लीडरशिप अटैच कर पाएगा। और उन्होंने उसके लिए कई तरह का इकोसिस्टम भी क्रिएट किया, लेकिन वह अल्टीमेटली उतना सक्सेसफुल नहीं हुए। कुछ वर्षों तक, कुछ दशकों तक सक्सेसफुल हुए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों का बैलेंस्ड जो समावेशी विकास होता है, तभी यह हो सकता है। और भारत का भी हम एक देख लें, एक समय ऐसे आया कि हमने शक्ति की उपासना को छोड़ दिया, हम लोग ज्ञान पिपासा में ही लग गए। तो हम लोगों का इतिहास में भी 1000 साल की गुलामी हम लोगों ने सहन की है। तो यह बैलेंस्ड लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, विद्या और ज्ञान, इन सब का समावेशी जो व्यक्ति में जो विकास होगा, तभी व्यक्ति मजबूत हो पाएगा। और मुझे लगता है कि यह जो सेंटर फॉर जो ग्रोथ एंड रिसर्च है, एजुकेशन ग्रोथ एंड रिसर्च है, ये बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अभी रवीश रोशन जी ने बताया किस तरह से एक एक दिन में 56 जगहों पे कार्यक्रम करना और एजुकेशन के क्षेत्र में भारत को मजबूती प्रदान करना। जो लोग एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, उन लोगों को अवार्ड, अभी पूरे दिन का ये सेमिनार होगा, उनके विचार भी सुनेंगे, उन लोगों को यहाँ पे रिकग्निशन भी मिल रहा है। तो यह एक महत्वपूर्ण है। अभी मैं रसूल जी से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कितना एक एक व्यक्ति ने, अलग अलग, मोहित जी हैं और भी सब लोग हैं, कितना उन्होंने अपने फील्ड में अचीवमेंट किया है, उनको रिकग्नाइज करने का ये प्लेटफॉर्म है। तो यह भी मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण यह जो कार्यक्रम है, पूरे दिन आप लोग इस चर्चा में भाग लेंगे। और आने वाले समय में जब जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो अचीवमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके क्षेत्र में क्या और रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, सरकार कैसे आगे बढ़ सकता है, उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में अगर यहाँ से डॉक्यूमेंट, रिसर्च पेपर्स आएंगे, ये सरकार को पॉलिसी इनिशिएटिव मिलेगी, तो जैसे अलका जी ने बताया कि गवर्नमेंट बहुत रिसेप्टिव है। मैं भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का जो इनपुट है पार्टी की तरफ से, उसको देखता हूँ। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंतर्गत क्या, या जो एजुकेशन पॉलिसीज़ के अंतर्गत क्या इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं, उसको हम लेके जाएंगे। एक और बात मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, एजुकेशन भी क्या, अगर हम एजुकेशन के लिए क्या है, तो हम भारतीय विद्या भवन से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे 2 श्लोक हमारे सामने बोलते थे, या विद्या सा विमुक्त है। विद्या कौन से? जो व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करे, उसके जो ह्यूमैनिटी के लाइफ गोल्स हैं उनको अचीव करना है। केवल इंफॉर्मेशन की बात नहीं है,
इंफॉर्मेशन में, इतिहास में अगर हम जाएं तो बहुत लोग थे जो नॉलेज उन्होंने गेन किया, बट उन्होंने ना अपना भला किया और अपने देश का भला किया, अपने क्षेत्र का भला किया, बल्कि उसको अपने अहंकार और उसके अंदर अहंकार और गलत रास्ते पे ले जाके और वह उसका नुकसान ही हुआ। तो विद्या वह होती है जो व्यक्ति को सही दिशा में ले जाए। और दूसरा, कैसे वो, उसका भी प्रोसेस हमारे स्कूल में एक श्लोक जो पंचतंत्र का बताते थे, विद्या ददाति विनयम। कैसे होगा? विद्या वो जो विनय देती है, विनयात याति पात्रत्वम, विनय के साथ हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी, यह महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार वह जब उसमें कैपेसिटी बनती है, पात्रता धनात्मनोति, और उसके बाद पात्र जब होता है तभी उसके पास धन आता है। और धनात् धर्मम ततः सुखम, तो धर्म जो है वह भी सुख का, मनुष्य के जीवन का, विकास का, देश के विकास का। जब विकसित भारत की हम बात करते हैं तो हम यह भी जानते हैं कि इकोनॉमिक पावर बनना है देश को। बिना इकोनॉमिक पावर बने, आज जियो इकोनॉमिक्स को देख लीजिए, जियो पॉलिटिक्स को देख लीजिए, ग्लोबल इनिशिएटिव को देख लीजिए, ग्लोबल लीडरशिप उसी के पास है जो इकोनॉमिकली पावरफुल है। इकोनॉमिक पावर बनना बहुत महत्वपूर्ण है। आज अगर हम देखते हैं विकसित भारत की परिकल्पना में, यह प्रधानमंत्री जी और हम लोगों की कल्पना बिल्कुल स्पष्ट है कि वी हैव टू फर्स्ट बिकम एन इकोनॉमिक पावर, देन ओनली वी विल अचीव द ग्लोबल लीडरशिप। आज अगर ग्लोबल लेवल पे हम भारत में इंटरेस्ट देखते हैं लोगों का, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ वगैरह का, वो इसलिए है कि उनको लगता है कि आने वाले 1-2 दशक में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज शिफ्टिंग टू इंडिया एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट। उनको कोई भारत से प्रेम हो गया है ऐसा नहीं है, या भारत के लीडरशिप से प्रेम हो गया वो नहीं है। उनको लगता है इकोनॉमिक एक्टिविटी शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट इनटू इट, एंड देयरफॉर वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट इकोनॉमिक पावर बनना देश को बहुत ज़रूरी है विकसित भारत के लिए। और एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्राइड होनी चाहिए, अपने देश के अंदर स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। अगर हमारे देश के अंदर स्वाभिमान नहीं है, हम अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करते, उसके इतिहास के प्रति गौरवपूर्ण जो हमारा रवैया है वो नहीं है। आज इंस्टीट्यूशन है, आज कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा या कोई आपके सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलते हैं, जो विद्यार्थी हैं उन लोगों को उसके बारे में, अपनी संस्था के बारे में एक स्वाभिमान की भावना होनी चाहिए, एक गौरव की बात होनी चाहिए, तब वो उसके आगे कंट्रीब्यूट, वो अपने इंस्टीट्यूशन को भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे देश के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने स्टूडेंट, विद्यार्थी या जो भी लोग हैं उसको देश के प्रति सम्मान होना चाहिए, स्वाभिमान होना चाहिए और गौरव होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? वह है इतिहास का सही मूल्यांकन करना। आजकल कई डिबेट चल रहे होंगे, आप लोग सब एजुकेशन के क्षेत्र में देखते हैं कि इतिहास को में चेंजेस आ रहे हैं। क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल आवश्यकता है। आप अगर स्वाभिमान के साथ बच्चों में, अपने विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में अपने देश के प्रति स्वाभिमान और सही डायरेक्शन में काम करने का अगर उसके अंदर ज़ील नहीं पैदा करेंगे तो वह कभी भी अपने देश के उन्नति के अंदर भागीदारी उतनी इफेक्टिवली कर पाएगा। मैं तो देखता हूं कि दक्षिण, अभी पीछे मैं पढ़ रहा था, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण राजा हैं, उन लोगों के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, चाहे चोला है, चेरियन है, पांड्या है, विजयनगर एम्पायर है, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है ग्लोबल लेवल पे। वो ट्रेड और कॉमर्स को कंट्रोल करते थे, ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करते थे, डोमेस्टिकली टेम्पल्स के थ्रू और सोसाइटी के स्ट्रक्चर के थ्रू इकोनॉमी को, बिजनेस को, इस कम्युनिटी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। और उन लोगों ने इतने बड़े बड़े साम्राज्य स्टैब्लिश किए, लेकिन हमारे इतिहास में हमें भी बहुत लेटर स्टेज में ये सब चीज़ें पता चली, उस इतिहास में उसकी जगह नहीं है। तो यह कैसे चल सकता है जब तक विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में और सिटीजन्स में अपने देश के प्रति प्राइड नहीं होगा तो वह अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अभी विक्रमादित्य के एक अभी पूरा कार्यक्रम हुआ था इंदौर से, यहाँ पे भी लोग आए हुए हैं, हमने वो पूरा कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पे किया था। विक्रमादित्य चरित्र का पूरा जीवन हमने देखा।
अहिल्याबाई होलकर, विक्रमादित्य, फिर मौर्य शासन, हर्षवर्धन, इतने बड़े बड़े राज्य थे, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल राजा थे, उन लोगों के इतिहास के बारे में कंप्लीट इग्नोरेंस कर रखी है। तो वह कैसे चल सकता है, इसको चेंज करना, इसकी बहुत आवश्यकता है। और हमारे पास भारत में तो इतना बड़ा इतिहास है। मैं यूएस गया और मुझे वॉशिंगटन में गया तो उन्होंने कहा कि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट में वो लेके गए और एक बेल थी, बोला हमारे यहाँ ऐतिहासिक है, 300 साल पुरानी बेल है, 300 साल पुराना इतिहास है। यूरोप का जाएंगे तो 1000 या 1500 साल पुराना इतिहास है, लेकिन भारत का तो हजारों हजारों साल की सिविलाइजेशन है। कितना बड़ा विश्व में कंट्रीब्यूशन है। ग्रीक विश्व और रोम और ये सब लोग जो थे, वो सब उस कंटेम्पररी, उससे भी पुराना इतिहास है, सिविलाइजेशन है, वह भी आज मौजूद है। तो यह जब तक हम अपने विद्यार्थियों में, स्टूडेंट में सबको नहीं पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि यह पूरी तरह से देश के स्वाभिमान के प्रति काम कर सकते हैं। और हमारे जो पूरे संस्कृति के अंदर भी एक दो बातें और आपके सामने रखूंगा कि हमारे यहाँ पे पूरी संस्कृति में एक तरीका से एक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी बहुत बोलते थे कि हमारे देश में विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन आचार पे बिल्कुल कंट्रोल है। कैसा व्यवहार करना है माँ के साथ, भाई के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, इनका कंप्लीटली, समाज के साथ इसके ऊपर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शंस और डिफाइंड थे, लेकिन विचारों की स्वतंत्रता थी। और विश्व स्तर पे अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि विचारों में तो प्रतिबद्धता है, लेकिन आपके आचार जो है, व्यवहार है, उसमें आप पूरी स्वतंत्रता लो। तो इतना फर्क है, इन चीज़ों को हमारे सामने मिलना चाहिए। और लास्ट बात आप सबके सामने ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हमने इतिहास को पढ़ा दिया, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ मैप, लक्ष्य, संकल्प, ये सब भी कर दिया, लेकिन उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, तो ये सब बेकार है। अभी रोजगार मेले हुआ था पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी ने 51,000 जॉब्स का, गवर्नमेंट जॉब्स के सर्टिफिकेट दिए। हर डिस्ट्रिक्ट में पार्टी की तरफ से गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स वगैरह भी गए थे। गौतम बुद्ध नगर के सेंटर में मुझे भेजा था, जो जो ITI के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था। 20 से ऊपर कंपनियां वहां पे आई थी, मदरसन, सुमी और ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां वहां आई थी। 500 से ऊपर जॉब्स के वो ऑफर लेके आए थे और वहां पे रजिस्ट्रेशन हुए 250-300 थे। उसके बाद फाइनली जो हम लोगों ने जॉब सर्टिफिकेट दिए एम्प्लॉयमेंट के, उनको जॉब के तो 109 लोगों को सर्टिफिकेट इशू किए। और हमने देखा कि जो स्किल गैप है सबसे बड़ी, वीबॉक्स वाले भी अभी हमारे सामने, मेरे साथ काफ़ी प्रवीण जी और उनकी टीम के लोग भी जो स्किल मैपिंग वगैरह करते हैं, सरकार की तरफ से भी यह बात आ रहा है कि एम्प्लॉयबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉयबिलिटी में पीपल आर सर्चिंग फॉर जॉब्स, एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की तो बात कर रहे हैं, बट द इश्यू इज ऑफ इंडस्ट्रियल कनेक्ट। हम कई इंडस्ट्रीज वगैरह के साथ भी मिलते हैं। द थिंग इज दे डोंट फाइंड द राइट कैंडिडेट फॉर देयर जॉब्स। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की जो स्किल मैपिंग है, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के बोर्ड पे था, भारत पेट्रोलियम के बोर्ड पे था, देयर आर ट्रिमेंडस गैप्स इन पीपल हु कैन बी एम्प्लॉयड। स्किल मैपिंग, गैप एनालिसिस, उस गैप को कैसे फिल करें, उसके अंदर उनको क्या कोर्सेज कंटेंट करें, यह बहुत ज़रूरी है। तो यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो अलाइनमेंट है, जो अभी संदीप जी भी कह रहे थे कि जो अलाइनमेंट है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, वह सरकार की नीतियों के अनुसार, सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार। अभी अगर सरकार कल्चरल इकोनॉमी पे हम काम करें, सरकार का बड़ा फोकस है कि कल्चरल इकोनॉमी विल बी अ ग्रोथ प्रोपेलर फॉर इंडिया। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द साइड ऑफ कल्चर, जैसा अयोध्या को देख लें, जो काशी कॉरिडोर को देख लें, या जो कुंभ मेले का ऑर्गेनाइजेशन है। मोर देन 64 historical sites have been identified by the government where tourism, their historical value are
strongly identified where government will spend for infrastructure development etc. तो जो अगर सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जिन एरियाज में कल्चरल इकोनॉमी, जिन एरियाज में सरकार ह्यूज इन्वेस्टमेंट करे, एक एक एरियाज में कई कई लाख करोड़ का सरकार के प्लान्स हैं, तो हम लोग स्टडी कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि कौन से एरियाज में गवर्नमेंट का आने वाले 5-10 साल में फोकस है। उन फोकस एरियाज को हम अपने कोर्सेज और एजुकेशनल उसमें अलाइन कर सकते हो। आजकल तो सरकार की वेबसाइट, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के वेबसाइट्स बहुत क्लियरली चीज़ों को, एरियाज को डिफाइन करती है, बताती है। आज अगर सरकार हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट से कर रही है, ऑलमोस्ट 25% ऑफ इट्स बजट गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन वेरियस एरियाज, तो और उसके साथ इंडस्ट्रियल, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम, इन सब में सरकार एक्सपेंडिचर कर रही है। और उसके इक्विवेलेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उनकी क्या रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों को देख के कोर्स कंटेंट को हम डेवलप करके स्टूडेंट्स को उन कैरियर ओरिएंटेशन के तरफ ले जाएंगे, तो इंस्टीट्यूशंस का भी बढ़िया होगा और जो बच्चे हैं उनको आगे पूरा कैरियर भी अच्छा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता था और लास्ट बात कह के मैं ये आपके सामने अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो ये कि देखिए, इंडिया के कल्चरल, सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल कंटेंट, जो हमारा ऐतिहासिक रूप में जो ज्ञान है, वैदिक, उपनिषद, गीता वगैरह के अंदर जो ज्ञान की जो कंटेंट है, उसके प्रति यंग स्टूडेंट्स में काफ़ी अट्रैक्शन हो रहा। मैं जिंदल स्कूल में गया था, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन का नाम है, और उन्होंने एक गीता कॉन्क्लेव किया कि गीता के ऊपर तो इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर एंथुजियाज्म था कि क्या जाने, तो उनके अंदर वो पिपासा जो कहते हैं, उनके अंदर ये इच्छा है, हम उस चीज़ों को भी पूरी तरह से कैटर करेंगे। तो जो अपना ये जो अपना सेंटर फॉर एजुकेशन एंड ग्रोथ एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, वह भी उसका जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन को राइट डायरेक्शन में ले जाना, उसको भी पूरा करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को भी पूरा करेंगे, बच्चों के अंदर वो कैपेसिटी बिल्ड भी करेंगे, और उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सोसाइटी और देश के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करते हुए उनको भी बेटर कैरियर ओरिएंटेशन के साथ आगे ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि यह जो आज की जो सेमिनार है, उसका हम उद्देश्य भी पूरा करेंगे, और देश के विकसित भारत का जो संकल्प है, जो लक्ष्य है, उसको हम 2047 का जब लक्ष्य रखते हैं, तो ये नहीं कि हर चीज़ 2047 में होगी, वह शुरू हो गया अमृत काल के अंदर, वह शुरू हो गया। उस ऑब्जेक्टिव को, उस रोड मैप को, उसके ऊपर चलना शुरू करके उसको प्राप्त करेंगे, तो हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं ऑर्गेनाइज़र को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे बोलने का, आप सबके साथ एजुकेशनिस्ट और जो देश के कर्णधार लोगों का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार लास्ट में और मेरे साथ दोनों हाथ उठा के जितनी जोर से आवाज से बोल सकते वो बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।